सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग नए अध्याय जिसमें संसदीय समितियां से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसका विस्तारपूर्वक हल देखेंगे। अगर आप इससे रिलेटेड थ्योरी का क्लास देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर उन सभी बिंदुओं को चर्चा करेंगे। अगर इनसे रिलेटेड कोई थ्योरी आएगा उनकी उसे भी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। तो आइए देखते हैं संसदीय समितियाँ से रिलेटेड पहला प्रश्न है कि भारत में नई संसदीय समितियां प्रणाली की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन में है 1984 में, 1987 में, 1991 में, 1994 में। तो इसे ध्यान से समझिएगा, ऐसा नहीं कि आप मिस्टेक में कभी ऑप्शंस में अगर 1993 रहे तो वो मार दीजिएगा। तो क्या हुआ था कि सरकारी विभागों द्वारा अपनी अस्थायी समितियों का गठन शुरू करने के बाद 1989 ईस्वी में समितियों को नियमित रूप से विधेयकों का उल्लेख करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। और वही जब ये विधेयकों का उल्लेख करने का प्रक्रिया शुरू हुआ 1991 ईस्वी में वो तैयार हुआ और वही नई संसदीय प्रणाली की शुरुआत हो जाता है। और ठीक उसके 2 वर्ष बाद 1993 ईस्वी से क्या होता है, 17 समितियों का कार्य भी प्रारंभ हो जाता। तो कभी कभी प्रश्न आपको यह भी देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित में से संसदीय प्रणाली 1993 के तहत कितने समितियों ने कार्य करना स्टार्ट किया, तो वह हो जाएगा 17। तो यही कहानी था कि सबसे पहले बार अगर पूछ दिया जाए प्रश्न में कि समितियों का गठन का शुरू करने का जो था वह कौन सा वर्ष था, तो वह 1989 ईस्वी में। वही 1989 ईस्वी में समितियों का नियमित रूप से विधेयकों का उल्लेख करने का प्रक्रिया स्टार्ट होता है। 1991 ईस्वी में क्या होता है, नई संसदीय समितियां प्रणाली की शुरुआत हो जाती है। तो यह हो जाएगा 1991 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 2 में कह रहा है कि भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया था। तो आइए इसे हम लोग समझते हैं। कह रहा संसदीय समिति प्रणाली, ऑप्शन में है हस्कर समिति, देवधर समिति, संसद का नियम समिति और संसद की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। तो संसदीय समिति प्रणाली का जो स्टार्ट है वह संसद का नियमन समिति होता है। यह नियमन समिति क्या है, तो यह जो नियमन समिति है वह संसद में नियम बनाने संबंधी समिति है। यह राज्यसभा में भी होता है और लोकसभा में होता है। इसका जो नियमन समिति का मूल कार्य है वह क्या है, नियमों का निर्माण करना। और इसी नियमन समिति के आधार पर आपको यह पता होना चाहिए कि जो विभागीय समिति है उसकी क्या किया जाता है, इसका स्थापना किया जाता है इसी वर्ष के इसी समिति के अनुशंसा पर। तो ध्यान में रखिएगा, संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत वह संसद की नियमन समिति के आधार पर इसका किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, वह लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। आप याद करिए लोकसभा अध्यक्ष किस किस समिति के अध्यक्ष होते हैं, तो वह था, एक था स्वयं कार्य मंत्रणा समिति के, दूसरा ये लोक प्रायोजन समिति के, और तीसरा था नियमन समिति का। तो ये 3 समितियों का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष स्वयं होते हैं, जिसका प्रश्न हम लोग पीछे भी देखने को मिला था। और एक बात और ध्यान देना होगा, अगर लोकसभा अध्यक्ष की बात होती है तो भारत जितने भी अस्थायी समितियां हैं उन सभी के अध्यक्षों को चुनने का भी अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को भी होता है। अगर प्रश्न ये भी पूछ दिया जाए तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 3 में, कह रहा है कि संसदीय समितियाँ प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 को कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया था। तो क्या हुआ, अभी चर्चा हम लोगों ने किया कि क्या होता है, भारत में नई संसदीय प्रणाली वह 1991 ईस्वी में स्टार्ट होता है। लेकिन अगर इसका समिति का जो नियमित रूप से है विधेयकों का उल्लेख कार्य करने का प्रक्रिया हुआ 1989 ईस्वी में ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो नई संसदीय समितियां प्रणाली 1991, ठीक इसके 2 वर्ष बाद 1993 ईस्वी से क्या होता है, वह 17 समितियाँ कार्य करना स्टार्ट कर देती है। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा क्या, 1993 से पहले समितियां नहीं थी। हाँ, समितियां का गठन हो गया था। आपको मालूम होना चाहिए कि लोक लेखा समिति है वह तो भारत की आज़ादी के पहले से ही उसका गठन हो गया। वह 1919 के अधिनियम के तहत 1921 ईस्वी में हो गया था। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि पहली बार क्या हो गया, 1932 ईस्वी में जो आम चुनाव हुआ था जिसमें 11 प्रांतों में 6 प्रांतों में क्या हुआ था, कांग्रेस की सरकार बनी थी। हालांकि बाद में वो अलग बात है कि वो इस्तीफा दे दिए, उसके द्वारा दे दिया गया। तो क्या हो गया था, उसके बाद प्राक्कलन समिति 1950 ईस्वी में। लेकिन क्या था, 1993 से पहले विधेयकों की जांच की कोई व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं थी। इस वजह से 1991 ईस्वी में नई संसदीय प्रणाली को बनाकर उसे व्यवस्थित रूप से 17 समितियों का संचालन 1993 से स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 में, संसद की कितने प्रकार की समितियां होती है। तो संसद में जो समितियां होती है वह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक अस्थायी समिति होती है और दूसरा तदर्थ समिति। इस तदर्थ समिति को अस्थायी समिति भी कहते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसे हम लोग विस्तार से देख लेते हैं, क्योंकि संसदीय समितियां से रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न बनेगा। तो एक बार समझ लेते हैं। पहला हम लोगों ने देखा कि संसदीय समितियां 2 तरह के, अस्थाई और दूसरा तदर्थ। तदर्थ को हम लोग अस्थाई भी बोलते हैं। तो अस्थाई समितियां कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए इसे समझते हैं। अस्थाई समितियां के अंतर्गत पहला आता है वित्तीय समिति, और दूसरा आता है विभागीय समिति, और तीसरा आता है
जांच समिति, और चौथा आता है सदन की समितियां, और पांचवा आता है अन्वेषण समिति, और छठा आता है सेवा समिति। ये हो गया अस्थाई समितियां के अंतर्गत। और अस्थाई समितियां के अंतर्गत में क्या आता है? अस्थाई समितियां के अंतर्गत में पहला आता है प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति, और दूसरा जांच समिति। ये जो जांच समिति होता है कोई भी तत्काल घटनाक्रम की जांच के लिए बनाया जाता है, फिर इसको रद्द कर दिया जाता है। तो ये था संसदीय समितियां। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अस्थाई समितियां हैं? अब कौन अस्थाई समिति है? प्राक्कलन समिति है कि लोक लेखा समिति है कि नियमन समिति की उपयुक्त में से सभी है? अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो समितियां हैं, संसदीय समितियां, वो तो दो तरह के होती है। एक होते अस्थाई समितियां और दूसरा तदर्थ या अस्थाई समितियां। तो अस्थाई समितियां के अंतर्गत में कौन आ रहा था? वित्तीय समितियां, विभागीय समितियां, जांच समितियां, सदन की समितियां, अन्वेषण समितियां और सेवा समितियां। जो पहला वित्तीय समितियां था, उस वित्तीय समितियां के अंतर्गत में जो वित्तीय समितियां था उसके अंतर्गत में लोक लेखा समिति, दूसरा प्राक्कलन समिति और तीसरा लोक उपक्रम समिति, जो इस ऑप्शन में नहीं है, वो तीनों वित्तीय समितियां के अंतर्गत में आता है। और एक नियमन समिति जो है तीसरा, वह भी अस्थाई समिति का ही भाग है। तो बताइए नियमन समिति अस्थाई समिति में किसका भाग है? तो हम लोगों ने अभी देखा था ना, वित्तीय समितियां, दूसरा विभागीय समितियां, तीसरा जांच समितियां और चौथा सदन की समितियां। तो वही सदन की समितियां में से एक है, सदन की समितियां में नियमन समिति, कार्यमंत्रणा समिति, यही होता है, ये नियमन समितियां के अंतर्गत में आता है, तो वही उसका भाग है। तो तीनों क्या है? वह अस्थाई समितियां का भाग है। तो चौथा इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 में कहा निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समितियां हैं? तो कौन तदर्थ समितियां हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो तदर्थ समितियां हैं उसे हम लोग अस्थाई समितियां भी कहते थे। सदन में दो समितियां होता है संसदीय समितियां, एक अस्थाई और एक अस्थाई। तो अस्थाई को हम लोग क्या कहते हैं? उसको तदर्थ समितियां भी कहते हैं। तो तदर्थ समितियां के अंतर्गत में कौन कौन आता है? अब आप याद करिए, तदर्थ समितियां के अंतर्गत में हम लोगों ने देखा था कौन आता है। एक आता है प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति, दूसरा जांच समिति। तो आप देखिए याचिका समिति या अयाचिका समिति किसके अंतर्गत में आता था? अब थोड़ा सा हम लोग अस्थाई समिति को याद करते हैं। अस्थाई समितियां कितने प्रकार के? जिसमें हम लोगों ने 6 भागों में बांटा था। पहला वित्तीय समितियां, दूसरा विभागीय समितियां और तीसरा जांच समितियां और चौथा सदन की समितियां, पांचवा अन्वेषण और छठा सेवा की समितियां। तो यह जो याचिका समिति होता है यह जांच समितियां के अंतर्गत में आता है। तो जांच समितियां के अंतर्गत में विशेषाधिकार समिति और याचिका समिति। तो वही याचिका समितियां क्या होता है? इसी के अंतर्गत में आपको बता दें। और याचिका समिति 3 तरह के होता है। कौन कौन होता है? ये जांच समितियां 3 तरह के होती है। एक याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति और आचरण समिति। तो ये तो दोनों हो गया, याचिका समिति, विशेषाधिकार और तो आचरण है नहीं, यानी ये दोनों समितियां अस्थाई समितियां का भाग है। अस्थाई समितियां में किसका? जांच समिति का भाग है। और जो आवास समिति है, यह आवास समिति किसका भाग है? तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं। ये तो हम लोग जांच समिति तक रुके थे। जांच के नीचे आता है सदन की समितियाँ, जिसमें सदन से रिलेटेड जो सदन को चलाने के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ होती है, जैसे नियमन समिति, कार्यमंत्रणा समिति, वो आता। उसके नीचे आई अन्वेषण समिति, और अन्वेषण समिति के ठीक नीचे आइए लास्ट में सेवा समिति। तो वही सेवा समिति के अंतर्गत में कौन आता है? आवास समिति। तो हम आपको बता दें सेवा समिति के अंतर्गत में सिर्फ आवास नहीं आता है, वेतन भत्ता संबंधी ये भी समिति आता है, सामान्य प्रायोजन समिति ये भी आता है इसमें। तो ये तीनों जो हैं वह अस्थाई समिति का। लेकिन प्रवर समिति यह क्या है? यह अस्थाई समिति है। जो हम लोगों ने देखा अस्थाई समितियाँ 2 प्रकार की होती है, प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति और दूसरा जाँच समितियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में देखिए, किस समिति को अस्थाई मितव्ययता समिति भी कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है। अब अस्थाई मितव्ययता समिति किसे कहा जाता है? ऑप्शन में है प्राक्कलन समिति का, लोक लेखा समिति का, नियमन समिति का, संयुक्त प्रवर समिति का। तो आप इन चारों ऑप्शंस को देख के माइंड में लग रहा होगा कि प्राक्कलन समिति भी तो अस्थाई समिति का भाग है, लोक लेखा समिति भी तो अस्थाई समिति का भाग है, नियमन समिति भी अस्थाई का भाग है, संयुक्त प्रवर समिति जो है यह अस्थाई का नहीं बल्कि यह अस्थाई यानी तदर्थ का भाग है। तो ऑप्शन नंबर डी तो रिमूव हो गया। अब 3 बचा है, 3 में याद करिए अस्थाई मितव्ययता। अब देखिए क्या है, जो अस्थाई समितियां के अंतर्गत में जो पहला हम लोगों ने देखा था वित्त समिति। वित्त समिति के अंतर्गत में लोक लेखा समिति भी आ रहा था, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति, ये 3 समितियां आती है। तो उसमें से लोक लेखा समिति का कार्य हम लोगों ने क्या देखा था? लोक लेखा समिति का जो मुख्य कार्य होता है वह व्यय पर नियंत्रण करना। आप सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में ही समझ सकते हैं कि व्यय पर जांच करना। और थोड़ा विशेष में अगर आप इसका जाइएगा विस्तार में, तो कहने का मतलब जो कैग अपना रिपोर्ट देता है वह उस रिपोर्ट को यह क्या करता है, इसका द्वितीय कार्य वही होता है उस रिपोर्ट पर कार्य करना। अर्थात वह उसको सरलीकृत कर उसको क्या करता है? सदन में पेश करता है। यही कार्य होता है, यानी लोक लेखा समितियों के जांच करना कह सकते हैं आप, उसको सरलीकृत कर सदन में पेश करना, क्योंकि ऑलरेडी उसका टेक्निकल भाषा होता है।
तो यही होता है लोक लेखा समिति, जो कैग की रिपोर्टों की जांच कर अंतिम रूप से वह सदन की पटल पर यानी संसद के पटल पर रखता है। और उसके बाद क्या होता है, जो प्राक्कलन समिति होता है, वह हम लोगों ने देखा कि लोक लेखा समिति का कार्य क्या होता है कि व्यय पर नियंत्रण करना, और जबकि प्राक्कलन समिति का जो कार्य होता है व्यय के आकलन को नियंत्रण करना। दोनों में अंतर है, लोक लेखा व्यय पर नियंत्रण करना और प्राक्कलन समिति का क्या होता है, व्यय के आकलन को नियंत्रण करना। अर्थात आप सरल भाषा में समझ सकते हैं व्यय के आकलन को नियंत्रण का क्या अर्थ हुआ, यानी कहने का मतलब जो भी बजट अनुमान पर अध्ययन किया जाता है प्राक्कलन समिति के द्वारा, उसके बाद बजट में शामिल नीतियों से मितव्ययता, संगठन में सुधार, कार्यकुशलता एवं प्रशासनिक सुधार के विषय में वो सुझाव दे सकता है ना। यानी और भी शब्दों में आप समझ सकते हैं कि जो भी वह उसको क्या करता है, जो बजट होता है जो पेश होता है, वह उसको क्या कर सकता है, उसके नीतियों को उस पर अध्ययन कर उसमें मितव्ययता संबंधी, संगठन में सुधार संबंधी, कार्यकुशलता एवं प्रशासनिक सुधार के विषय में वो अपना सुझाव रख सकता है। ये प्राक्कलन समिति का कार्य होता है। अर्थात कह सकते हैं कि इस तथ्य की जांच करना कि क्या बजट अनुमान के अनुसार आवंटित धन उचित ढंग से व्यय किया गया है अथवा नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राक्कलन समिति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में देखिए, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। अब आइए, प्राक्कलन समिति में पूछ रहा है कितने सदस्य होते हैं। ऑप्शन है 15, 22, 30 और 45। अब देखिए, प्राक्कलन समिति यह तो अस्थाई समिति का भाग है। अस्थाई समिति में किस समिति का, वो अभी वित्तीय समिति का। वित्तीय समिति 3 तरह के होते थे, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और तीसरा लोक उपक्रम समिति। तो प्राक्कलन समिति होता है, इसके 30 सदस्य होते हैं। और आपको यह जानना जरूरी है कि 30 सदस्य के साथ साथ इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्राक्कलन जो समिति है यह सब संसद की सबसे बड़ी समिति है, क्योंकि इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 में किसी में नहीं होते हैं। और उसके बाद दूसरा है कि इस समिति में जो भी सदस्य होते हैं वह मंत्री नहीं होते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। और इसकी स्थापना वर्ष 1950 ईस्वी में की जाती है और सरकार द्वारा लोकसभा में बजट प्रस्तुत करने के बाद इस समिति का गठन किया जाता है, यह भी ध्यान में रखेंगे। और आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि लोक लेखा समिति एवं प्राक्कलन समिति दोनों परस्पर एक दूसरे के पूरक भूमिका निभाते हैं, क्योंकि हमने क्या बोला कि अगर क्या है, व्यय पर नियंत्रण करने का कार्य लोक लेखा समिति का है और व्यय के आकलन को नियंत्रण करने का अधिकार वह प्राक्कलन समिति का है। इसी कारण क्या कहा गया है, इन दोनों को जुड़वा बहने के भी कहा गया है। तो ऑप्शन 30 हो जाएगा। और वो भी 30 जो होते हैं वो सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं, ना इसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है, यह भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए 9 में 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति होता है। अब आप बताइए, जो 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन का भाग होते हैं, लोकसभा का कि राज्यसभा का कि लोकसभा एवं राज्यसभा का कि किसी भी सदन का नहीं। तो 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति वह सभी उसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं। ये जो प्राक्कलन समिति वह संसद की सबसे बड़ी समितियां हैं, तथा दूसरा हम लोगों ने देखा कि इस समिति का गठन केवल लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और इस समिति का सर्वप्रथम गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। इसमें सरकार का कोई भी जो मंत्री होता है यह इसका सदस्य नहीं होता है, मंत्रीगण इसमें सदस्य नहीं होते हैं, जो भी होता है सदस्य ही होता है। और सरकार के आम बजट पेश करने के बाद इसका समिति का गठन किया जाता है। और दूसरा हम लोगों ने देखा था कि यह जो है कौन, प्राक्कलन समिति, वह क्या होती है, लोक लेखा समिति की जुड़वा बहनी के रूप में कार्य करती है, क्योंकि लोक लेखा समिति जहाँ पर व्यय पर नियंत्रण करने का कार्य करती है, जबकि प्राक्कलन समिति व्यय के आकलन को नियंत्रण करने का कार्य करती है। तो ये हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समितियां हैं। कौन सा सबसे बड़ा संसदीय समितियां हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति। तो देखिए अब चारों पढ़िएगा तो ये सभी क्या है, टोटल है, अस्थायी समितियां का भाग है। तो अस्थायी समितियां हम लोगों ने देखा था कौन कौन, वित्तीय समितियां, विभागीय समितियां, जांच समितियां, सदन समितियां, अन्वेषण समितियां और सेवा समितियां। तो उसमें से वित्तीय समितियां के अंतर्गत में लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति और एक और सरकारी उपक्रम समिति, जिसको हम लोग लोक लेखा उपक्रम समिति, यानी तीनों आ गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो याद रखिएगा, लोक लेखा समिति को सरकारी उपक्रम समिति भी देखने को मिलेगा, सार्वजनिक उपक्रम समिति देखने को मिलेगा। तो गलत नहीं करिएगा और ना कन्फ्यूज होइएगा, इसलिए हम आपको इंडिकेट कर दिए। तो सबसे बड़ी वह हो जाएगा प्राक्कलन समिति। क्यों हो जाएगा बड़ा, क्योंकि इसमें कितने सदस्य होते हैं, वह 30 सदस्य होते हैं। तो इसलिए इस चारों ऑप्शंस में से पर्याप्त क्या हो जाएगा, प्राक्कलन समिति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राक्कलन समिति का क्या कार्य है। अब बताइए प्राक्कलन समिति का क्या कार्य है।
तो अभी हम लोगों ने देखा था कि पहले हम लोग देखे थे कि प्राक्कलन समिति का क्या कार्य है, जहाँ पर लोकलेखा समिति पर व्यय पर नियंत्रण करने का कार्य था, वहीं पर लोकलेखा समिति को हम लोगों ने देखा था व्यय के आकलन को नियंत्रण करने का कार्य था। तो आइए ऑप्शन फर्स्ट पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था में संगठनात्मक एवं प्रशासनिक सुधारों के तरीकों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, देश के आर्थिक स्थिति एवं संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना, संसद में प्राक्कलनों को प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना। तो देखिए जो पहला ऑप्शन का रहा कि अर्थव्यवस्था के संगठनात्मक एवं प्रशासनिक सुधार के तरीकों को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, नहीं, अर्थव्यवस्था में नहीं था। ये तो हम लोगों ने देखा था कि जो बजट के अनुमान को अध्ययन करने के बाद जो प्राक्कलन समिति होता था, वह बजट की नीतियों से मितव्ययता एवं संगठन में सुधार, कार्यकुशलता एवं प्रशासनिक सुधार के विषय में सुझाव देने का उसको अधिकार था। तो यह तो ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि पूरे अर्थव्यवस्था के संगठनात्मक की बात कर गई है, लेकिन वह उसका कार्य क्या था, वो तो बजट के था ना। बजट के अनुमान को अध्ययन करने के बाद जो प्राक्कलन समिति के द्वारा जो होता था, वह शामिल नीतियों से मितव्ययता और संगठन में सुधार और प्रशासनिक सुधार के विषय में सुझाव देने का अधिकार था। तो ये गलत हो गया। दूसरा है देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना। हाँ, यह हम कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति पर, देखिए अब आर्थिक स्थिति, आर्थिक आपको समझ में आ रहा है ना। अगर आर्थिक का अर्थ पता है तो थोड़ा ज़्यादा इसका अर्थ निकलेगा। आर्थिक का मतलब होता है मानव के द्वारा धन संबंधी से संबंधित सभी गतिविधियाँ को ही आर्थिक कहते हैं। अगर इकोनॉमिक्स हमारा क्लास देख रहे होंगे तो वहाँ पे भी हम लोग इसकी चर्चा अच्छा से किए हैं, क्योंकि उसका यहाँ इस वर्ड का बहुत उपयोग हुआ है। तो धन संबंधी से रिलेटेड, तो आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना। अब ऐसा क्यों कहा गया? तो हम लोगों ने देखा था कि जो प्राक्कलन समिति के जरिए किसी भी क्या हो रहा था, योजना के लिए बजट अनुमान लगाने में मदद मिलती थी, जिसमें संसदीय समितियां क्या होती थी, अपना किफ़ायती सुझाव भी देती थी। तो हम कह सकते हैं तो आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना। दूसरा है प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय में सिफारिश करना। अब देखिए, जब बजटों के अध्ययन करने के बाद प्राक्कलन समिति क्या करती थी, नीतियों से मितव्ययता संबंधी और संगठन में सुधार संबंधी तथा कार्यकुशलता एवं प्रशासनिक के विषय में सुधार संबंधी वह सुझाव देने का उसको आधार था। वही करा ना, प्राक्कलनों को यानी प्राक्कलन समिति को प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय में सिफारिश, बिल्कुल सिफारिश करने का अधिकार है, क्योंकि बजट को अध्ययन करने के बाद वह जब क्या करती है, उसको प्रस्तुत करती है, तो वह नीतियों से संबंधित उसमें मितव्ययता संबंधी उसको सुझाव देने का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है, बी और सी सही है। और आर्थिक सर्वेक्षण, ऊपर देखिए आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत इसलिए करना क्योंकि उसको पता होगा, उस पर अध्ययन करेगा, उसके बाद ही पता चलेगा ना कि कौन सा क्षेत्र में कम पैसा में भी अच्छा किया जा सकता है। तो वह प्रस्तुत, उसको तो जानकारी होना ही चाहिए, तो प्रस्तुत करने का उसको है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में देखिए, प्राक्कलन समिति के सदस्य, प्राक्कलन समिति के कौन सदस्य हैं? संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं या लोकसभा के सदस्यों से चुने जाते हैं? तो देखिए प्राक्कलन समिति का सदस्य क्या था, अभी हम लोगों ने देखा, यह जो प्राक्कलन समिति थी यह संसद की सबसे बड़ी अस्थायी समितियों में से सबसे बड़ी समिति थी, जिसमें 30 सदस्य होते थे। और इस 30 सदस्य कहाँ से होते थे? ये सभी के सभी लोकसभा से होते थे। और एक दो और इसमें प्लस पॉइंट था कि जो प्राक्कलन समिति है यह इसका गठन केवल लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुने जाते हो, तो हम लोग अभी देख ही लिए। और इस समिति में सरकार का कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होता है। दूसरा हम लोगों ने देखा था, यह लोकलेखा समिति और प्राक्कलन समिति दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करती है, तथा यह लोकलेखा समिति के और प्राक्कलन समिति जुड़वा बहने के रूप में भी कार्य करती है। कारण क्यों कार्य करती है? क्योंकि हम लोगों ने देखा था लोकलेखा समिति व्यय पर नियंत्रण करने का अधिकार है, जबकि प्राक्कलन समिति को व्यय के आकलन को नियंत्रण करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में देखिए, निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? बताइए कौन समिति है? अब ऑप्शन से पढ़िए, प्राक्कलन समिति, तो ऑप्शन पहले ही पढ़ने पर आ रहा है कि इसके सभी सदस्य क्या होते हैं? लोकसभा से होते हैं। आगे पढ़िए, लोकलेखा समिति, लोकलेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। सार्वजनिक शिकायत समिति, यह ऐसा कुछ नहीं है। सार्वजनिक उपक्रम समिति, तो सार्वजनिक उपक्रम समिति को हम लोग अभी देखे थे, उसको हम लोग लोक उपक्रम समिति भी कहते हैं। तो लोक उपक्रम समिति के संबंधित के बारे में अगर कुछ बात किया जाए तो इसका गठन 1963 ईस्वी में होता। थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं आपको। 1663 ईस्वी में किया जाता है, और वे उसको जो लंका सुंदरम की सिफारिश पर इस समिति का गठन किया जाता है, वही 1963 में किया जाता है। और 1964 ईस्वी में इसे लाने का श्रेय वह जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी होते हैं, उन्हीं को लोक उपक्रम समिति लाने का श्रेय दिया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, हो सकता है आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया जाए।
नेक्स्ट देखिए 14 में, निम्नलिखित में से सांसद की वह संसदीय समितियां, हाँ करा, निम्नलिखित में से संसद की वह अस्थाई समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, बताइए कौन सा है। तो वह ऑप्शंस तो प्राक्कलन समिति हो गया, क्योंकि इस प्राक्कलन समिति में सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं तथा यह संसद की सबसे बड़ी समितियों में से एक समिति है। इसका गठन सर्वप्रथम 1950 ईस्वी में होता है और इसमें जो भी समिति के सदस्य होते हैं वो सरकार के मंत्री नहीं होते हैं। और यह क्या करती है, प्राक्कलन समिति का क्या कार्य था, यह हम लोगों ने देखा था कि यह लोकसभा और यह लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति जुड़वा बहने के रूप में भी कार्य करती है। तथा दूसरा हम लोगों को यह भी देखा था कि यह जो प्राक्कलन समिति है वह क्या है, यानी अस्थाई मितव्ययता समिति भी इसको कहा जाता है, क्योंकि वह क्या करता है, बजट को आकलन कर उसे प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार है कि क्या किया जा सके, नीतियों में से मितव्ययता में सुधार किया जा सके। नेक्स्ट, मितव्ययता का मतलब ही होता है, क्या होता है, किफ़ायती, यानी जहाँ पर खर्च होने का है लाख रुपया, अगर वहाँ पर 60,000 में भी वो काम किया जा सकता है अच्छे रूप से, तो वही होता है किफ़ायती, यानी बचत कहिए दूसरे भाषा में। 15 में है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति में क्या होता है, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। ये लोक लेखा समिति है क्या, थोड़ा सा जान लेते हैं। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी वित्तीय समितियों में से एक है, जिसका गठन 1921 ईस्वी में होता है। और कौन सा अधिनियम के आधार पर, वह 1919 के अधिनियम के आधार पर 1921 ईस्वी में होता है। और यह भी ध्यान में रखेंगे कि लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वह क्या होते हैं, वह विपक्षी दल के नेता होते हैं। यह कब स्टार्ट हुआ, यह 1967 से यह होता है। 1967 से पहले ऐसा प्रावधान नहीं था, लेकिन 1967 में विपक्षी दल के किसी एक सदस्य को इसके अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। तो ध्यान में रखेंगे। और इनका जो चुनाव होता है, ठीक चुनाव का जो प्रक्रिया है ना लोक लेखा समिति का, वही है जो राष्ट्रपति का है, यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति या एकल हस्तांतरण पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एकल हस्तांतरणीय पद्धति क्या है, तो आप जाइए, इससे रिलेटेड हम राष्ट्रपति का एक स्पेशल टॉपिक लिए हैं, जिसमें सिर्फ यही हम समझाएं कि किस प्रकार से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, यानी प्रायिकता एक ए ना हुआ तो बी कैसे हुआ, तो उस जाकर वहाँ देख सकते हैं। 16 में देखिए, लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति में लोकसभा राज्यसभा के 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं, टोटल 22 होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, लोक लेखा समिति के सदस्य क्या होते हैं, संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था ना, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। और थोड़ा सा इनके कार्य को क्या देख लेते हैं, थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। जो इस लोक लेखा समिति का जो कार्य होता है वह 1 वर्ष का होता है। इस समिति के अध्यक्ष का चुनाव हम लोगों ने देख लिया, वह अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद इसका एक कार्य, महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है लोक लेखा समिति का, जो क्या होता है, कैग अपना रिपोर्ट वह जो सौंपता है। थोड़ा प्रोसेस को समझिए क्या होता है। अब आप लोगों ने देखा कि क्या देखा कि अब बताइए, लोक लेखा समिति कैग, जो कैग होता है, कैग का वर्णन किस में है, कैग का वर्णन अनुच्छेद 148 में किया गया है। अनुच्छेद 148 में कैग का एक संवैधानिक वर्णन है, जिसमें संवैधानिक विधि अधिकार में उसको संवैधानिक विधि अधिकार में वो आता है कैग। तो वह राष्ट्रपति के द्वारा तो उसका नियुक्ति किया जाता है, उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। वो हम लोगों ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में हम लोगों ने देख लिया। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा क्या किया जाता है, वह सरकार के जो भी खर्चा है और उसको यह अथॉरिटी दिया गया है कि वो उस पर क्या करे, वह नियंत्रण करे, नियंत्रण करने का उसको अधिकार है। यानी उस पर उचित कार्रवाई भी कर सकता है, अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो, है ना, वो अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप सकता है। तो वो क्या होता है, यानी कहने का मतलब लोक लेखा समिति क्या होता है, सरकार जो भी खर्च करती है उसका लेखा जोखा, उसे ऑडिट करने का अधिकार कैग को है। कैग अपना रिपोर्ट, यहाँ तक कि कैग को हम आपको ये बता दें कि जितना भी होता है, कौन कौन समिति, ये आकस्मिक समिति, समेकित निधि जो भी हो गया, उसके बाद संचित निधि, वो सभी निधियों पर उसको ऑडिट करने का, लोक लेखा के परीक्षण करने का अधिकार है। उस अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति उसे सदन की पटल पर रखते हैं। उसके बाद सदन के पटल के रखने के बाद द्वितीय कार्य जो होता है वह होता है लोक लेखा समिति का। वह लोक लेखा समिति क्या करता है, उस कैग के परीक्षक प्रस्तुत रिपोर्ट पर कार्य करती है और उसके बाद क्या करती है, वह अपना रिपोर्ट, अंतिम रूप से अपना रिपोर्ट वह सदन के, संसद के पटल पर, यानी संसद के पटल पर कहने का मतलब हो गया, वो संसद का हेड कौन होता है,
वह लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा को सौंपा जाता है। तो कभी कभी हो सकता है प्रश्न ये भी पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है, तो संसद के पटल वहाँ पे नहीं खोजिएगा, वहाँ पर अगर लोकसभा अध्यक्ष भी रहेगा तो वही सही होगा, क्योंकि उसके वो हेड होते हैं। आपको मालूम होगा ना कि जो संसद होते हैं, संसद का जो उस समय जो सर्वोपरि होता है वह लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, क्योंकि उनकी अनुमति के बिना हम लोगों ने देखा था ना ही संसद में कोई भी चीज़ परिवर्तन कर सकते हैं, ना नए भवन का निर्माण कर सकते हैं, ना कुछ जोड़ सकते हैं बिना उनके अनुमति के। तो सर्वा लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। तो इस तरह से लोकसभा समिति से रिलेटेड कुछ पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। तो लोकसभा समिति के सदस्य ये संसद के दोनों सदस्य होते हैं। नेक्स्ट देखिए 18 में लोक लेखा समिति में क्या होते हैं। तो लोक लेखा समिति में लोकसभा के सदस्य को ही लिया जाता है? नहीं, लोक लेखा समिति में 15 लोकसभा से लिया जाता है और 7 राज्यसभा से लिया जाता है। टोटल इसमें 22 सदस्य होते हैं लोकसभा के। और लोक लेखा समिति अस्थायी समितियाँ के कौन सा समिति का भाग है? तो वित्तीय समिति का। टोटल अस्थायी समितियाँ कौन कौन है जिसमें हम लोगों ने देखा था? वित्तीय, विभागीय, जांच, सदन और अन्वेषण और सेवा समितियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में देखिए, भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है? देखिए ये प्रश्न क्यों पूछा है। अब हम लोगों ने देखा था कि जो कैग अपना रिपोर्ट देता है वह रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति क्या करते हैं? सदन की पटल पर रखते हैं और उसके बाद द्वितीय कार्य होता है लोक लेखा समिति का। तो इस प्रकार से लोक लेखा समिति क्या कह सकते हैं हम कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है और अंतिम रूप से वह रिपोर्ट तैयार कर संसद के पटल पर रखती है। इसलिए लोक लेखा समिति को क्या कहा गया? रखवाले कुत्ते का कार्य के रूप में उसके संबोधन किया गया। नेक्स्ट देखिए 20 में, सार्वजनिक लोक लेखा समिति के राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो सार्वजनिक, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था ना कि अगर सार्वजनिक दे दिया जाए या लोक दे दिया जाए या सरकारी दे दिया जाए तो वह होगा, उसका मतलब पब्लिक से ही रिलेटेड। तो लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? वह होते हैं राज्यसभा के 15 होते हैं और राज्यसभा है ना, राज्यसभा के हो जाते हैं 7 सदस्य और लोकसभा के 15 हो जाते हैं उसमें लोक लेखा समिति। नेक्स्ट देखिए इसमें, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय कार्य किसका होता है? वह लोक लेखा समिति का। कैग अपना रिपोर्ट किसे सौंपता है? कैग अपना रिपोर्ट सौंपता है भारत के राष्ट्रपति को और भारत के राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखते हैं और लोक लेखा समिति का क्या कार्य होता है? द्वितीय कार्य होता है कैग की रिपोर्ट को जांच कर क्या करना? अंतिम रूप से उसे मतलब फिर से संसद के पटल पर रखना। तो ये कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 में, परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? तो देखिए वह कौन सा समिति होता है? तो वह होता है लोक लेखा समिति। हम लोगों ने देखा था कि जो लोक लेखा समिति होता है वह उसका गठन हम लोगों ने देखा था भारत की आज़ादी से पहले 1921 ईस्वी में किया जाता है। यह कौन सा अधिनियम? 1919 के अधिनियम के तहत ही किया जाता है। उस वक्त से चलता आता है, भारत की आज़ादी के बाद भी इसको जारी रखा जाता। और यह लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि 1967 के बाद से क्या किया गया? इस 1967 के बाद से क्या किया गया? लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है विपक्षी दल के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को चुना जाता है। तो 1967 के बाद विपक्षी दल के जो नेता होते हैं उसके विपक्षी दल के सदस्य, नेता नहीं कहिए, सदस्य कहना उचित है क्योंकि कोई भी सदस्य को चुनकर इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में देखिए, किस संसदीय समितियां को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? वह प्राक्कलन समिति को, प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोक लेखा समिति व्यय पर नियंत्रण करने का कार्य करती है और जबकि प्राक्कलन समिति व्यय के आकलन को नियंत्रण करने का कार्य करती है। इसी कारण क्या कहा गया? प्राक्कलन की जुड़वा बहन लोक लेखा समिति को कहा गया। क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा था कि जो प्राक्कलन समिति होता है वह बजट को अध्ययन करने के बाद जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जो वह अपना नीति से संबंधित मितव्ययता और संगठन में सुधार, कार्य में कुशलता एवं प्रशासनिक सुधार के विषय में जो भी सुझाव देता है वो कौन देता है? प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 में, निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन है? प्राधिकारी का कहने का मतलब होता है, इसका हिंदी कितना देखिए, इकोनॉमिक्स में भी कुछ वर्ड ऐसा है और प्लस कुछ पॉलिटी में ऐसा वर्ड है जो मतलब थोड़ा सा लॉ की दृष्टि से वो लिखा हुआ है तो थोड़ा सा समझने में कठिनाई होता है। प्राधिकारी का इंग्लिश होता है अथॉरिटी। तो वह कौन सा अथॉरिटी है, कौन सा है? जो भारत के समेकित निधि, अब देखिए समेकित निधि से राज्यों को राजस्व सहायता अनुदान
पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है। इस प्रश्न को समझने से पहले प्राधिकारी का तो हम समझा दिए कि अथॉरिटी होता है, कौन सा है। अब समेकित निधि, अब समेकित निधि क्या होता है इसे जान लीजिए। समेकित निधि क्या होता है, इस समेकित निधि में जो राज्य सरकार होते हैं वह राजस्वों को वसूल कर रखता है तथा ऋणों से प्राप्त ब्याज तथा ऋणों को चुकाने के बाद जो भी पैसा बचता है वह इसी समेकित निधि में रखा जाता है। और आपको हम बता दें, समेकित निधि पर बिना विधानमंडल की अनुमति से पैसा नहीं निकाला खर्च किया जा सकता है। तो वही करा, समेकित निधि से राज्यों के राजस्व अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है, वह पब्लिक अकाउंट कमेटी लोकलेखा समिति करता है। प्रश्न अच्छा है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 25 में, संसद की कौन सी समितियां नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है। बताइए, संसद की कौन सी समितियां हैं जो कैग की रिपोर्टों का समीक्षा करता है, वह कौन कार्य करता है, वह लोकलेखा समिति। क्या हम लोगों ने देखा था कि क्या करता है कि जब लोकलेखा समिति अपना रिपोर्ट, अब लोकलेखा समिति नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जब नियंत्रक महालेखा परीक्षक, थोड़ा सा हम लोग नियंत्रक महालेखा परीक्षक को अपडेट हो लेते हैं कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का क्या कार्य था। इसका कार्य था कि सरकार के समस्त खर्च पर निगरानी करना तथा इसको ऐसा अथॉरिटी दिया गया था कि सरकार के वित्त को नियंत्रण रख सके। तो उसके रिपोर्ट पर उसमें क्या था, संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोक निधि के सभी खर्चों पर उसको क्या करने का अधिकार है, ऑडिट यानी लेखा परीक्षा करने का अधिकार है। वह अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखते हैं। उसके बाद द्वितीय कार्य किसका होता है, लोक लेखा समिति का होता है। तो अर्थात इसलिए लोकलेखा समिति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को जांच के एक तरह से जांच भी करती है और दूसरे भाषा में कह सकते हैं वह उसको सरलतम रूप में भी प्रस्तुत करती है, क्योंकि जो उसका टेक्निकल भाषा होता है ऑडिट। आप अकाउंटिंग अगर आप देखेंगे तो अकाउंटिंग में जो होता है थोड़ा टेक्निकल होता है, ऑडिट क्या हुआ होता है वो उस भाषा में होती है, सरलतम भाषा में प्रस्तुत करती है और दूसरे में कह सकते हैं जाँच भी करती है और अंतिम रिपोर्ट तैयार कर वह संसद को सौंपती है। नेक्स्ट 26 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है। विषयगत समिति कौन है, आप देखिए इस प्रश्न को समझिए अच्छा से क्या है। विषयगत कहने का मतलब, अगर यहाँ पर विभागीय समिति देता तो थोड़ा सा और क्वेश्चन स्पष्ट हो जाता, लेकिन विषयगत दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं। यानी वह विभागीय समिति, कौन विभागीय समिति है। अब देखिए विभागीय समिति क्या होता है इसे थोड़ा सा समझिए। कह रहा है कि लोकसभा में नियमन समिति ने, जो नियमन समिति था वर्ष 1989 में 3 विभागीय समिति की स्थापना करती है। कौन, नियमन समिति विभाग। अभी उससे पहले भी ऊपर चर्चा किए थे ना कि जो नियमन समिति है जिसमें से क्वेश्चंस क्या था, क्वेश्चन था कि ये संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत किसने की, जिसमें हमने चर्चा किया था विभागीय समिति की स्थापना। तो वही वर्ष 1989 ईस्वी में नियमन समिति के आधार पर क्या कहता है, विभागीय समिति का 3 विभागीय समिति का स्थापना किया जाता है। वही 3 विभागीय समिति के अंतर्गत में कृषि समिति, पर्यावरण वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, ये तीनों समितियाँ का गठन किया गया था। तो ऊपर एक सभी हो जाएगा। हालांकि इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो विभागीय समिति होता है, तो देखिए विभागीय समिति पहले थोड़ा समझ लीजिए उसका कार्य क्या होता है। इसका मूल कार्य होता है संसद के द्वारा कार्यपालिका पर प्रभावी वित्तीय नियंत्रण को स्थापित करना। यानी मूल कार्य क्या होता है, संसद की जो भी कार्यपालिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इसकी चर्चा हम लोग किए थे। कार्यपालिका यानी जब उसको कार्य मिल जाता है, यानी उसको मंत्रालय मिल जाता है, जब वह कार्य करता है। विधायिका क्या होता है, जो संसद में रहकर विधि बनाने का काम करते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं जो कार्यपालिका होता है वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि जो विधि बनता है उसी के अनुरूप वो कार्य भी करता है ना। वो हालांकि वो डिटेल है, लेकिन थोड़ा सा हम अपडेट आपको कर दिए। तो वही क्या करता है, मूल कार्य इसका होता है कार्यपालिका पर प्रभावी वित्तीय नियंत्रण को स्थापित करना, ये विषयगत। तो उसी के द्वारा 1989 में 3 वित्तीय समितियां किया जाता है। उसके बाद यह बढ़कर कितना हो जाता है, यह 17 हो जाता है। और उसके बाद फिर 1993 ईस्वी में 1993 में इसका पुनर्गठन किया जाता है और अभी कितना हो जाता है, उसमें 24 वर्तमान में विभागीय समितियां हैं। तो ध्यान में रखिएगा, 16 लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशन से नियुक्त होता है और 8 छवा जो 8 होता है, यानी जो है ना 16 लोकसभा के अध्यक्ष के निर्देशन से कार्य करता है और 8 राज्यसभा से करता है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 27 में। 27 में क्या है, 27 में है, निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 होते हैं। तो आशा करते हैं यह आपको याद भी हो गया होगा, वह लोकलेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 में, निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है। कह रहा कोई मंत्री नहीं हो सकता, कौन सा समिति। आइए थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं।
प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति में भी आपको ध्यान में रखना होगा, इसमें संसद के कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता। लोक लेखा समिति, इस लोक लेखा समिति में भी संसद के कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति, इस सरकारी उपक्रम समिति जो लोक लेखा समिति है उसके भी कोई भी मंत्री इसके सदस्य नहीं होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी। और आपको एक बात और देखना, जो अनुसूचित जाति जनजाति संबंधी समिति है ना, उसका भी क्या है, उसमें कोई भी मंत्री उसका सदस्य नहीं होते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, जो पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? लोकसभा अध्यक्ष, अब कहा लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन सदस्य होता है? आइए हम उस चीज़ों को एक बार रिकॉल करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष कौन कौन समिति का अध्यक्ष होता था? स्वयं कार्य मंत्रणा समिति का, दूसरा लोक प्रायोजन समिति का, और तीसरा नियमन समिति का, नियम समिति का। तो इसमें क्या है तीनों ऑप्शंस में से? नहीं, एक है नियमन समिति का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राक्कलन समिति का लोकसभा अध्यक्ष नहीं होता है। हाँ, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति जरूर लोकसभा के द्वारा की जाती है। यहाँ तक लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की भी नियुक्ति की बात आती है तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, लेकिन अध्यक्ष स्वयं नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए, 30 विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? बताइए, विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो प्रवर समिति में जो है उसका कोई सीमा नहीं निर्धारित किया गया। ये प्रवर समिति है क्या, जो हम लोगों ने देखा था ना, भारत में जो संसदीय समितियां दो तरह की होती है, एक स्थायी और अस्थायी। अस्थायी समितियां को हम लोग तदर्थ समिति भी कहते हैं, उसके अंतर्गत में प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति आता था। प्रवर समिति में कोई निश्चित नहीं किया गया, लेकिन संयुक्त प्रवर समिति में है, वो 45 है, आगे चर्चा हम लोग करेंगे उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 में अनुसूचित जाति जनजाति की कल्याण संबंधी समितियों में लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? देखिए आ गया अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण संबंधी। अब आइए हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं कि अस्थायी समितियां कितने तरह के हो रहे थे, उसे हम लोग रिकॉल करते हैं। पहला हम लोगों ने देखा था वित्तीय समितियां, दूसरा हम लोगों ने देखा था विभागीय समितियां, यह विभागीय समितियां वर्तमान में अभी 24 है। तीसरा हम लोगों ने देखा था जांच समितियां, जांच समितियां के अंतर्गत में हम लोगों ने देखा था विशेषाधिकार और याचिका समिति। याचिका समिति के अंतर्गत जो 3 था, मतलब वो जांच समिति के अंतर्गत में आ रहा था। उसके बाद जांच समिति के बाद हम लोगों ने देखा था सदन की समितियां। सदन की समितियां में से जो सदन से चलाने संबंधी कुछ नीति था, जिसमें कार्य मंत्रणा समिति और नियमन समिति था। उसके बाद क्या था? अन्वेषण समितियां। अन्वेषण समितियां में क्या था? अन्वेषण समितियां के अंतर्गत में आता है अनुसूचित जाति जनजाति संबंधी समिति और पत्र संबंधी समिति, ये सभी उसी के अंतर्गत में आता है। किसमें? अन्वेषण समितियां के अंतर्गत में। तो ध्यान में रखिएगा, अगर पूछ दिया जाए कि यह अनुसूचित जाति जनजाति संबंधी समिति किस समिति का सदस्य है, ऑप्शन में दे देगा अन्वेषण समिति, सेवा समिति, सदन समिति, तो सही जवाब अन्वेषण समितियां होगा। तो ध्यान रखिएगा, अन्वेषण समितियां के अंतर्गत में तो अनुसूचित जाति जनजाति समिति आता ही आता, तथा सरकारी आश्वासन समिति भी एक आता है। तो ध्यान में रखिएगा। तो इसमें क्या होते हैं, इसके कितने सदस्य होते हैं? 5 होते हैं कि 7 होते हैं कि 10 होते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति संबंधित से क्या होता है? देखिए, इसके जो सदस्य होते हैं, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। अनुसूचित जनजाति संबंधी इसका जो सदस्य होता है, कोई भी संसदीय मंत्री नहीं होता है। तो ध्यान में रखिएगा, अनुसूचित जाति जनजाति जो ये समिति है, इसका कार्य क्या है? तो अनुसूचित जाति जनजाति का जो मुख्य कार्य है, वह जो अनुसूचित जनजाति आयोग है उनके रिपोर्ट की जांच करना, तथा इस समिति का कार्य है कि जो भी क्या किया गया है, सरकार के द्वारा जो सेवाएं मुहैया कराया गया, क्या इनको उचित रूप से लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसकी निगरानी रखना यह अनुसूचित जनजाति संबंधी का कार्य है। नेक्स्ट 32 में देखिए, संसद की समितियां के सदस्य। संसद के समितियां के सदस्य कौन हैं? बताइए। राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं कि संसद में विभिन्न दल के नेता द्वारा नामांकित किए जाते हैं? तो संसद के समितियों के सदस्य वह किसके द्वारा किए जाते हैं? अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं एवं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य निर्वाचित के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी पर्याप्त होगा। क्यों? अभी हम लोगों ने देखा था ना कि संसद के जो समितियां होते हैं उसके अध्यक्ष की नियुक्ति तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लेकिन जो बाकी अन्य सदस्य होते हैं उसमें हम लोगों को देखा सदस्य अपने मध्य बीच निर्वाचित के माध्यम से करते हैं। जिसमें हम लोग यह भी देखे थे कि लोक लेखा समिति का जो निर्वाचन है वह एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, जिसका इंग्लिश सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। नेक्स्ट देखिए 33 में, संसदीय समितियां का गठन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना,
तकनीकी और उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार करना, संसद के सदनों द्वारा विचार करने से पूर्व विधेयकों का परीक्षण करना। अब आइए थोड़ा सा चीज़ों को हम लोग रिकॉल करते हैं। कहा संसदीय समितियां का गठन। अब बताइए संसदीय समितियां का गठन क्यों किया गया था, जिसमें से हम लोगों ने देखा था संसदीय समितियां के अंतर्गत में जो था वित्तीय समितियां था, यानी वित्त से रिलेटेड जांच करने के लिए वित्तीय समितियां, विभाग से रिलेटेड जांच करने के लिए विभागीय समितियां, जांच समितियां, जांच संबंधी कुछ समिति को गठन करने के लिए जांच समितियां। तो इस तरह से वित्तीय, विभागीय, जांचीय और अन्वेषण सेवाएं समितियां का निर्माण किया गया ताकि विधि का निर्माण की प्रक्रिया तेज हो सके, जिसमें हर एक क्षेत्र को बांट दिया गया, वित्त को अलग कर दिया गया, विभाग को अलग कर दिया गया, जांच को, जिससे क्या हो सके। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दूसरा, तकनीकी एवं उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार हो, बिल्कुल सही बात है। जैसे ही क्या कर दिया गया, सभी को कैटेगरीज वाइज अलग कर दिया गया, तो जिसके कारण तकनीकी और उलझे हुए विधेयकों को वह अपने अपने विशेषज्ञों, इसमें क्या होता है, अपने अपने विशेषज्ञों के द्वारा उस पर बहस करने और उसका सही निचोड़ निकालने में भी संसद को मदद मिलता है, क्योंकि इसके संसदीय समितियां बनाने के बाद क्या होता है, उसको अपने अपने क्षेत्र में, जो संसद के सदस्य होते हैं, अपने अपने क्षेत्र में प्रख्यात लोगों का अनुभव मिल जाता है। तो बी भी सही है। संसद के सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व विधेयक का परीक्षण करना, यह भी है, जिसमें प्राक्कलन के देखिए कि किस प्रकार से प्राक्कलन समिति का कार्य है। अगर कोई भी बजट मान लेते प्रस्तुत किया जा रहा है, तो उस बजट पर क्या होता है, बजट को प्रस्तुत करने पर जो उसमें आवंटन किया गया धन, उस पर आकलन करना बहुत कठिन कार्य होता है, जिसके कारण प्राक्कलन समिति को दे दिया जाता है। वह उस बजट पर जो जो जहाँ जहाँ खर्च किया गया उसको आकलन कर उसको रिपोर्ट को प्रस्तुत कर होती, ताकि समझने में आसानी होता है। तो ऑप्शन ए भी थी, तीनों सही है, उपयुक्त डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 34 में, संयुक्त संसदीय समितियां में कितने सदस्य होते हैं। 15 होते हैं, 22 होते हैं, 30 होते हैं, 45 होते हैं। तो संयुक्त संसदीय समितियां में कितने सदस्य होते हैं, वह होते हैं, संयुक्त संसदीय समितियां में वह 45 सदस्य होते हैं। अब ये क्या है संयुक्त संसदीय समितियां, तो इसे थोड़ा हम लोग ध्यान से देखिएगा, है ना। अब देखिए जो हम लोग देखे थे कि समितियां दो तरह के होता है, एक अस्थायी समितियां और दूसरा अस्थायी समितियां। तो अस्थायी समितियां में हम लोगों ने देखा था जिसमें वित्तीय, विभागीय, जांच, उसके बाद सदन की समितियां, अन्वेषण समितियां, सेवा समितियां आ रहा था। और अस्थायी समिति में हम लोगों ने देखा था जिसे तदर्थ समिति भी कह रहा था, उसमें दो समितियां आ रहा था, एक प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति, दूसरा जांच समितियां। तो वही प्रवर और संयुक्त प्रवर समिति के अंतर्गत में 30 सदस्य होते हैं, 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से चुने जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 में, 35 में कह रहा संयुक्त संसदीय समितियां लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। देखिए आ गया ना, तो लोकसभा से 30 होते हैं और राज्यसभा से 15 होते हैं संयुक्त प्रवरीय समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 में, कुल 17 संसदीय समितियों में कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। अब बताइए जो 17 संसदीय समितियां उसमें कितना होता है लोकसभा का अध्यक्ष, वो 11 होते हैं। तो देखिए थोड़ा सा हम संसदीय समितियों के बारे में जान लेते हैं कि जो लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर अभी वर्तमान में 45 समितियां हैं, 45 अस्थायी समितियां हैं। इस 45 में से 24 जो है वह क्या है, जो 24 संयुक्त समितियां हैं। तो ध्यान में रखिएगा। और उसमें से जो है 9 जो है वह राज्यसभा की समितियां हैं और 12 लोकसभा की समितियां हैं अभी। तो ध्यान में रखिएगा, 9 लोकसभा की समितियां, ये राज्यसभा की, 12 राज्यसभा की अभी तत्काल में। लेकिन ये कुल 17 संसदीय समितियों से, यानी बात है 1993 में जब 17 संसदीय समितियां कार्य करना प्रारंभ कर दी थी, उस वक्त की बात है। तो ध्यान में रखिएगा। तो उस वक्त में 11 लोकसभा से और बाकी जो बच गया शेष राज्यसभा से, लेकिन अभी वर्तमान में 12 लोकसभा से और 9 राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में देखिए, संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं। अब संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं, 22 होते हैं, 30 होते हैं, 45 होते हैं, 60 होते हैं। तो संयुक्त प्रवर समिति में 45 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 लोकसभा से होते हैं और 15 राज्यसभा से। फिर आ गया संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा, राज्यसभा अभी चर्चा की, 30 और 15 समिति होते हैं। नेक्स्ट देखिए 39 में कह रहा है कि निम्न में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है। कौन निर्धारण करती है, प्रवर समिति करती है, लोक लेखा समिति करती है, प्राक्कलन समिति करती है, कार्य सलाहकार समिति करती है। तो कौन समिति करती है विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्य सलाहकार समिति। कह रहा है विभिन्न विषयों पर। देखिए प्रवर समिति का क्या कार्य है, प्रवर समिति जो था अस्थायी समितियां के अंतर्गत में आ रहा था। लोक लेखा समिति, ये हम लोगों ने देखा कि यह क्या करता है, यह कैग की रिपोर्टों को
जांच करता है, यानी द्वितीयक कैग का जो रिपोर्ट होता है उस पर द्वितीयक कार्य लोक लेखा का होता है। प्राक्कलन समिति जो हम लोगों ने देखा था अस्थायी मितव्ययता के रूप में इसे जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो बजट है उस बजट को अनुमान कर यानी उसको अध्ययन कर वह जब प्रस्तुत करता है तो उससे संबंधित नीति से संबंधित मितव्ययता, उसके बाद संगठन में सुधार, कार्य एवं कुशलता एवं प्रशासनिक में सुधार संबंधी वो सुझाव देता है। और विभिन्न विषयों पर तो वह हो जाएगा कार्य सलाहकार समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 40 में, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करती है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, संसदीय मामलों के मंत्री को, लोकसभा के अध्यक्ष को, भारत के राष्ट्रपति को। आ गया ना प्रश्न? अच्छा प्रश्न। देखिए लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट पहले क्या करता है? पहले हम लोग आइए कैग क्या करता है? कैग क्या करता है? कैग का जो कार्य है सरकार के समस्त खर्चों पर निगरानी करना तथा ऐसा उसको अथॉरिटी दिया गया है कि सरकार के वित्त को नियंत्रण रख सके। तो क्या होता है कि जो कैग होता है अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखते हैं। उसके बाद द्वितीय कार्य किसका होता है? लोक लेखा समिति का होता है। और लोक लेखा समिति उस पर क्या करते हैं? उस रिपोर्ट की जांच करते हैं और दूसरे भाषा में कह सकते हैं उसे सरलीकृत रूप में भी करते हैं। और उसके बाद अंतिम रिपोर्ट वह अपना संसद के पटल पर रखने का अर्थ हुआ वह संसद में सर्वोच्च कौन होता है? वह सदन में लोकसभा में वह होता है लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाता है। अगर ऑप्शन में राज्यसभा सदस्य भी दिएगा तो नहीं मारना आपको, लोकसभा अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट देखिए 41 में, सुमेलित कीजिए संसदीय समितियां हैं और उनके कार्य है। तो देखिए प्रवर समिति, आ जाइए। प्रवर समिति का क्या कार्य था? अभी हम लोगों ने देखा था कि जो प्रवर समिति था उसका जो कार्य था प्रवर समिति का मुख्य रूप से देखिए उसका जो कोई भी विधायी होता था उस विधायी पर बात करने के लिए प्रवर समिति का कार्य लिया जाता था। संयुक्त प्रवर समिति का वही होता था, कोई भी विधेयक पर विचार करने के लिए समिति का गठन किया गया था, चाहे वो कोई भी हो। तो बजट में विभागीय व्यय की जांच करना, चलिए इसको रहने दीजिए, आगे बढ़िए। लोक लेखा समिति वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देना। हाँ, इसको अधिकार है कि वित्त का समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देना, उसको परिवर्तन का भी सुझाव देने का कार्य है। अब ऐसा नहीं कि इसको मार दीजिएगा कि सुझाव देने का अर्थ आ गया तो तुरंत परिवर्तन का सुझाव, तो वह लोक लेखा समिति को है, वित्त की समीक्षा करने का था। उसके बाद 3 में आ जाइए। 3 में करा प्राक्कलन समिति, सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ है या नहीं इसकी परीक्षा करना। ये है ना, क्या देखे थे हम लोग, लोक लेखा समिति का क्या कार्य है? वह है व्यय को नियंत्रण करने का, जबकि लोक प्राक्कलन समिति का व्यय के आकलन को नियंत्रण करने का कार्य है। व्यय के आकलन को नियंत्रण करने का अर्थ क्या हो गया? जो बजट हुआ, बजट को अनुमान कर, अध्ययन कर, वह प्राक्कलन समिति क्या करता है? उसको प्रस्तुत करता है, यानी नीतियों से संबंधित मितव्ययता, संगठन में सुधार, प्रशासनिक सुधार से में सुझाव देता है। उसके बाद यह तथ्य को जांच करता है कि बजट अनुमान के अनुसार आवंटित धन उचित ढंग से व्यय किया गया अथवा नहीं, वही करा सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ है नहीं। और जबकि लोक लेखा समिति समीक्षा भी कर सकता है, परिवर्तन का सुझाव भी देना है। यह लोक लेखा समिति का कार्य है। यानी मान लेते हैं संसद में कोई क्या हो गया, अधिक खर्च हुआ या कम खर्च हुआ, तो अगर क्या हो गया अतिरिक्त व्यय हुआ तो वह उसके लिए कौन कौन से परिस्थितियाँ उत्तरदायी है वो भी उसको बताना होगा। तो क्या हो जाएगा? सभी सही है। नेक्स्ट देखिए 2 में, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट वह किसको सौंपता है? ये 2 पर प्रश्न आ गया ना, लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। अगर सदन की पटल होता तो वह भी आंसर होता, लेकिन अगर दोनों होता सदन की पटल और लोकसभा अध्यक्ष तो लोकसभा अध्यक्ष मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, नियंत्रक महालेखा। अब कह रहा है सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। अब देखिए सार्वजनिक व्यय पर कौन कौन सा किसको किसको नियंत्रण है, पहले ये हम लोग देखते हैं। लोक लेखा समिति को बिल्कुल सार्वजनिक कहने का मतलब क्या हो गया? पब्लिक व्यय, तो उसका कार्य लोक लेखा समिति का बिल्कुल कार्य है। प्राक्कलन समिति का यह भी नियंत्रण का एक तरह से नियंत्रण ही है ना, क्योंकि वह सुझाव देता है, वह बताता है कि कोई भी जो जांच कर कर वह जो उसके पास तथ्य आया है वह आवंटित धन उचित ढंग से व्यय हुआ है अथवा नहीं हुआ। तो एक तरह से तो नियंत्रण का ही कार्य करता है, अगर नहीं हुआ है तो सुझाव देता है, तथा दूसरा यह भी कार्य करता है मितव्ययता संबंधित, मितव्ययता भी तो काफ़ी योगदान है ना, यानी जो खर्च 100 रुपया में ना होकर वह 80 रुपये में भी हो सकता है, तो वो तो सुझाव प्राक्कलन ही देता है। सार्वजनिक उपक्रम संबंधी, सार्वजनिक उपक्रम लोक
लोक लेखा उपक्रम समिति। तो ये तीनों जो है संसदीय नियंत्रण का अंग है, जबकि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं है। क्योंकि इसका जो गठन हुआ है, एक चीज़ और हम देखें ना, इसका गठन क्या हुआ, संवैधानिक है। तो इसका प्रश्न अगर आपके माइंड में भी कुछ उठ रहा है कि नहीं इसका प्रश्न कुछ और होना चाहिए, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं अपना सजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 में, प्राक्कलन समिति के सदस्य, प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो प्राक्कलन समिति के सदस्य लोकसभा, राज्यसभा, सॉरी केवल लोकसभा के होते हैं। तो केवल लोकसभा हो जाएगा। टोटल 30 होते हैं। संसद की सबसे बड़ी समितियों में से एक समिति जाना जाता है, जिसका गठन 1950 ईस्वी में होता है। इसमें सरकार के मंत्री के कोई भी सदस्य इसके सदस्य नहीं होते हैं। 45 में, भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो क्या कार्य है? पहले तो मित्र से पहले हम लोग जानते हैं कि कैग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का क्या कार्य है? उसका कार्य है कि सरकार के समस्त खर्चों पर, व्यय पर, समस्त खर्चों पर निगरानी रखना तथा ऐसा प्राधिकार यानी ऐसा अथॉरिटी रखना जो सरकार के व्यय को नियंत्रण कर सके। दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं कि जो सरकार का जो खर्चों का लेखा परीक्षण ऑडिट करने का इसको अधिकार है, जिसमें संचित निधि से संबंधित केंद्र सरकार, राज्य सरकार के खर्चों के सभी खर्च का, आकस्मिक निधि का, लोक लेखा निधि के सभी खर्चों का आवश्यकता पड़ने पर वह किसी भी निगम का, किसी भी क्षेत्र का वो ऑडिट कर सकता है, उसका ऑडिट मंगवा सकता है। तो क्या हो जाएगा? नियंत्रण महालेखा मार्गदर्शी वह लोक लेखा समिति होगा। क्यों होगा? क्योंकि लोक लेखा समिति क्या होता है? नियंत्रक महालेखा एक मित्र मार्गदर्शी, क्योंकि लोक लेखा समिति जो होता है वह कभी भी अगर ज़रूरत पड़े तो वह उसे समझने के लिए कैग को बुला सकता है। इसलिए कैग जो है वह उसका मित्र, दार्शनिक का मार्गदर्शक के रूप में उसे बुलाया जाता है। नेक्स्ट 46 में, निम्नलिखित भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए संसद में वित्तीय समितियां कौन कौन सी है? तो इसे जानने के लिए हम लोग एक बार पहले देखते हैं संसद में समितियां। दो समितियां हैं, एक अस्थायी समितियां और दूसरा अस्थायी समितियां। तो अस्थायी समितियां कितने प्रकार के हैं? जिसमें हम लोग वो देखा था वित्तीय समितियां, दूसरा था विभागीय समितियां, और तीसरा था जांच समितियां, और चौथा था सदन की समितियां, और पाँचवा था अन्वेषण समितियां, और छठा था सेवा समितियां। जिसमें से हम लोगों ने नीचे से आ जाइए, सेवा समितियां के अंतर्गत में क्या क्या था? आवास समिति, आवास से संबंधित समितियां, वेतन भत्ता से संबंधित समितियां। उसके बाद अन्वेषण समितियां में कौन कौन था? जो प्रश्न पूछता है सरकारी अनुसूचित जाति जनजाति संबंधित जो समिति है वो अन्वेषण समिति में ही आता है। पत्र संबंधी सरकारी आश्वासन समिति ये अन्वेषण में आता है। उसके ऊपर आ जाइए सदन समितियाँ, नीचे से बढ़ रहे हैं हम। सदन समितियाँ में क्या था? सदन की समितियाँ में जिसको सदन से चलाने संबंधित जो नियमन समिति, कार्य मंत्रणा समिति, इसमें आ रहा था। जांच समिति में क्या था? जांच समिति में था विशेषाधिकार समिति और याचिका समिति। तो जांच समितियाँ मुख्यतः तीन तरह के उसमें होता है। एक याचिका समिति होता है, विशेषाधिकार समिति होता है, और आचरण समिति होता है। तो जो आचरण संबंधी होता है, थोड़ा सा इसे इलाबोरेट कर देते हैं आपको समझने के लिए कि जांच समितियां जो होते हैं कौन कौन होता है उसके अंतर्गत में आता है याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, आचरण समिति। तो याचिका समिति का जो मुख्य कार्य होता है वह आम जनता के शिकायतों को दूर करने का कार्य होता है। यह किसका कार्य होता है? यह होता है याचिका समिति का। इसी कारण इस प्रकार से इस समिति को ओम्बड्समैन या सार्वजनिक शिकायत की समिति भी कहा जाता है, याचिका समिति। तो प्रश्न कभी अगर पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से ओम्बड्समैन के रूप में किसे जाना जाता है, तो वही ओम्बड्समैन या सार्वजनिक शिकायत समिति को याचना समिति। दूसरा था विशेषाधिकार समिति। देखिए विशेषाधिकार समिति का क्या कार्य है? विशेषाधिकार से तो अर्थ निकल रहा है प्रिविलेज, यानी जो इस समिति के सांसद और उसके सदस्यों, जो इस समिति के जो सांसद हैं और उसके सदस्यों की शक्ति और उनकी प्रतिष्ठा का रक्षा करना, यही इसका मुख्य कार्य। आचरण समिति यानी आचरण संहिता कार्य लागू करना, यानी कोई दुर्व्यवहार संबंधी मामला है तो उसका जांच करना और उस पर उचित कार्रवाई करना, यह है जांच समितियां का। उसके बाद जांच समिति के ऊपर था विभागीय समितियां, जो वर्तमान में 24 है, और ऊपर सबसे ऊपर था वित्तीय समितियाँ। तो उस वित्तीय समितियाँ के अंतर्गत में कौन कौन आ रहा था? उस वित्तीय के संबंध लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति। ये वही लोक उपक्रम समिति जिसकी स्थापना 1963 ईस्वी में किसके? लंका सुंदरम की अध्यक्षता में किया जाता है। और उसके बाद उसी मतलब लंका सुंदरम की सिफारिश पर इस समिति का गठन किया जाता है 1964 ईस्वी में। जो लाने का श्रेय लोक उपक्रम समिति का वह लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी को जाता है। तो यह तीनों हो जाएगा वित्तीय समितियां में, 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हम लोगों ने
संसदीय समितियां से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न था उसका विस्तारपूर्वक हम लोगों ने हल देख ही लिया। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग किसी अगले टॉपिक के साथ अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक को हमारे क्लास के लिए देखने के लिए धन्यवाद।